नमस्कार साथियों, आज हम फिर राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं उन पर बात करेंगे। 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। हमने आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए हैं 5 और उसके आसपास के जो क्वेश्चन देखेंगे हम 40-50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो हमने लिए हैं बीएसटीसी 2017 के पेपर से। बीएसटीसी 2017 के पेपर में एक क्वेश्चन ये आया था कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था, तो इसका सीधा उत्तर है कानरदेव चौहान। मित्रों, जैसा हम सभी को पता रहता है कि जालोर पर सोनगरा चौहानों का शासन था और जब अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर आक्रमण करता है तो उस समय जालोर का जो शासक रहता है वो रहता है कानरदेव चौहान। अब अलाउद्दीन खिलजी कब आक्रमण करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण होता है वो 1311 ईस्वी में होता है। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ है और इस समय अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है वो सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग है, वो इस सेना का सेनापति था। तो ये अपने ध्यान रखेंगे कि 1311 में आक्रमण हुआ। यहाँ एक अपने और ध्यान रखने मित्रों, एक इतिहासकार हुए हैं फरिश्ता। जब इनके नाम से पूछा जाए कि फरिश्ता के अनुसार जालोर दुर्ग पर कब आक्रमण हुआ, तो 1310 ईस्वी। ये ध्यान रखना है, एकमात्र फरिश्ता इतिहासकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने क्या है कि जालोर दुर्ग पर आक्रमण का सन है, काल है, वो ये बताया है 1310 ईस्वी। बाकी सभी इतिहासकार इस आक्रमण का काल 1311 ईस्वी बताते हैं। तो जब फरिश्ता नाम से आए तब हमें 1310 ईस्वी मानना है, अन्य सभी स्थितियों में जालोर पर आक्रमण को काल में 1311 ईस्वी मानना है। ये कमालुद्दीन गुर्ग है, ये सेना लेकर आता है और यहाँ पर आक्रमण करता है। मित्रों, यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ एक व्यक्ति विश्वासघात करता है। विश्वासघात एक व्यक्ति ने किया है किसके साथ? कानरदेव चौहान के साथ। वो कौन थे? दहिया राजपूत बीका। दहिया राजपूत बीका था, इसने विश्वासघात किया, यानी ये कमालुद्दीन गुर्ग के साथ मिल गया है और कमालुद्दीन गुर्ग के साथ मिलकर ये क्या करता है कि ये वहाँ की जो जल के लिए कुंड बने हुए हैं दुर्ग में, उनमें गो मांस मिला देता है। और साथ में सबसे बड़ा काम क्या करता है कि जालोर दुर्ग के जो गुप्त द्वार हैं वो खोल देता है, उन्हें बता देता है। तो उन द्वार से ये अलाउद्दीन खिलजी की सेना है वो दुर्ग में प्रवेश कर जाती है। इधर यहाँ बड़ा ये इंटरेस्टिंग किस्सा भी होता है। ये दहिया राजपूत जो बीका है, ये दहिया राजपूत बीका उनकी तरफ मिलकर और उनको जब बता देता है, सेना अंदर प्रवेश करती है, तब ये दौड़कर अपनी पत्नी के पास आता है जो इसी दुर्ग में निवास कर रही है। निवास स्थान इसका इसी दुर्ग में था और ये उन्हें बताता है कि मैंने ये जो है अलाउद्दीन की सेना को गुप्त मार्ग बता दिए है, द्वार खोल दिए हैं, वो सेना प्रवेश कर रही है। अपने को किसी प्रकार का खतरा नहीं है क्योंकि वो अपने मित्र हैं, यानी मैं उनकी तरफ से खोल के आया हूं तो अपने को खतरा नहीं है, यहाँ के शासक को खतरा रहेगा। और जब उनकी पत्नी ये बात सुनती है तो बड़ी क्रोधित होती है और वो अपने पति की हत्या कर देती है। दहिया राजपूत बीका की हत्या कर देती है और तुरंत दौड़कर कानरदेव के पास जाती है सूचना देने के लिए कि ऐसा ऐसा हो गया है। और जब तक वो वहाँ पहुँचती है तब तक अलाउद्दीन खिलजी की सेना वहाँ पहुँच चुकी होती है। और यहाँ क्या है 1311 ईस्वी में यहाँ साका होता है, जालोर का साका है वो 1311 ईस्वी में हुआ है। कानरदेव के नेतृत्व में राजपूतों ने केसरिया किया है और महिलाओं ने जौहर किया।
राजपूत पुरुष है उन्होंने केसरिया किया और महिलाओं ने क्या किया है मित्रों, जौहर किया है। और यह इस तरह से साका हो जाता है। और इस जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी है वो इस जालोर दुर्ग का नाम अधिकार होने के बाद क्या रखता है, जलालाबाद रखता है। जलालाबाद इसका नाम रखा है। यहाँ मित्रों अपने को एक और ध्यान रखना है कि कानड़देव चौहान है, इसका बेटा वीर पुत्र है वीरमदेव भी था, वो भी यहाँ शहीद होता है। इस जो शाखा है, इस शाखे में पूरे के पूरा जो जालोर राजवंश है उसको नष्ट कर दिया जाता है। केवल और केवल एक महादेव मुछाला है, ये महादेव मुछाला ये बड़ी बड़ी मूंछें रखता था, इसलिए इसको मुछाला कहा गया। महादेव मुछाला जीवित रहता है, ये कानड़देव चौहान का भाई है और ये अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी है वो इन्हें माफ कर देता है और बाद में ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रशासक भी महादेव मुछाला को कुछ समय के लिए बनाता है। तो यहाँ ये हमारा पहला क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मित्रों, वो है कि 1734 में मराठों के विरुद्ध, अथवा ये था कि मराठों को पराजित करने के लिए राजस्थान के शासकों का सम्मेलन कहाँ हुआ। तो 1734 में मराठों को पराजित करने के लिए हुरडा नामक स्थान था। ये हुरडा स्थान है, ये कहाँ पे है वर्तमान में, भीलवाड़ा में। हुरडा स्थान पर राजपूत शासकों का सम्मेलन हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि मराठे हैं वो बार बार राजस्थान पर आक्रमण कर रहे हैं और इस आक्रमण के कारण राजस्थान के लोग, राजस्थान के शासक परेशान हो गए हैं, क्योंकि वो बार बार आक्रमण करते हैं और यहाँ से लूट खसोट करते हैं और फिर लौट जाते हैं, फिर 2-4 महीने बाद में वापस आते हैं, फिर लूट खसोट करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति बार बार आती है। जब बार बार आती है तो मित्रों यहाँ के शासक परेशान होते हैं और ये सभी मिलकर उनको हराने का प्रयास करते हैं। इसके लिए हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ है। कब हुआ है, 17 जुलाई 1734 को हुआ है। 17 जुलाई 1734 को ये हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ। अब इस सम्मेलन पर एक तो इसकी डेट पूछी जाती है, एक इसका स्थान पूछा जाता है, एक इसका उद्देश्य पूछा जाता है कि क्यों बुलाया गया। तो मराठों को सम्मिलित रूप से हराने के लिए बुलाया गया है। नेक्स्ट अपने को ये ध्यान रखना है, ये अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इस पे पूछा गया है अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में कि ये किसने बुलाया। तो यहाँ अपने ध्यान रखेंगे साथियों कि ये स्वाई जयसिंह जो कहाँ के शासक हैं, जयपुर के शासक हैं। स्वाई जयसिंह जयपुर के शासक थे, इन्होंने यह सम्मेलन बुलाया था। इसके अलावा इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ये अध्यक्षता इस सम्मेलन की कौन करते हैं। तो इसकी अध्यक्षता करते हैं मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह है, इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है और ये कहाँ के शासक हैं, मेवाड़ के शासक हैं। और इस सम्मेलन में साथियों ये निर्धारित होता है कि क्योंकि ये जुलाई में हो रहा है, जुलाई में ये वर्षा काल है, यानी वर्षा काल के बाद हम सभी यानी राजपूताना के सभी शासक सेना लेकर मेवाड़ के एक रामपुर गांव था, इस रामपुर गांव में पहुंचेंगे और यहाँ से सब इकट्ठे होकर क्या करेंगे, मराठों पर आक्रमण करेंगे। परंतु इसका नेतृत्व कौन करे, कौन सा राजा इसमें सर्वोच्च है, आदि बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिन पर ये शासक एकमत नहीं हो पाए। और ये जो इन्होंने निर्धारित किया था कि रामपुर गांव में वर्षा काल के बाद में सभी सेना सहित राजा एकत्रित होंगे, वो हो नहीं पाते और अंतिम रूप से इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलता। यानी हुरडा सम्मेलन क्या है, एक तरह से असफल सिद्ध हुआ है। जो इसका उद्देश्य रखा गया था वो पूरा कभी नहीं हो पाया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। यानी मेवाड़ प्रजामंडल है, ये इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना है।
मित्रों यहाँ ध्यान रखेंगे, जो बीएसटीसी का पेपर है इसमें ऑप्शन ही चारों के चारों गलत थे, ऑप्शन चारों के चारों गलत थे, पर वहां ऑप्शन को देखते हुए जो हम उत्तर लगा सकते थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। तो इसलिए क्या कि बीएसटीसी के पेपर की आंसर की में मेवाड़ का प्रथम अध्यक्ष जो बताया गया है वो माणिक्यलाल वर्मा बताया गया, जो सही नहीं है, पर वहां को ऑप्शन देखते हुए सही है। किस तरह से वो अपने बात करेंगे, देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की जब भी हम बात करें तो मेवाड़ कहते हैं या उदयपुर। अब मेवाड़ प्रजामंडल पर किस तरह के क्वेश्चन राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं उन पे हम बात करते हैं। एक तो ये पूछा जाता है मित्रों कि मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1938 में, और कहाँ पर होती है तो ये उदयपुर में होती है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना उदयपुर में 1938 में होती है। दूसरा अपने ध्यान रखेंगे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष ध्यान रखना है मित्रों, प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे क्योंकि बाद में अध्यक्ष बदलते रहते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष इसके थे बलवंत मेहता। बलवंत मेहता है, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। यह ध्यान रखेंगे कि बलवंत मेहता का ही घर था साहित्य कुटीर नाम से उदयपुर में। उसी घर पर मेवाड़ प्रजामंडल के नेताओं की बैठक हुई और उसी में 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है। किसके घर हुई है, बलवंत मेहता के घर पर हुई है। साहित्य कुटीर उनके घर का नाम था, वहां पर इस प्रजामंडल की स्थापना होती है। और इसके संस्थापक, अगर अपने से कोई भी एक व्यक्ति पूछ लिया जाए कि इस प्रजामंडल में सबसे अधिक योगदान किसका रहा, या सीधा आ जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे मित्रों माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा है वो इस प्रजामंडल के संस्थापक और सर्व प्रमुख नेता रहे हैं। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा। उसने भी इस प्रजामंडल की विभिन्न आंदोलनों में बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया है। नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। आज़ादी के बाद वो राज्यसभा की सदस्य भी रही, तो उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में पूरी तरह से भाग लिया है माणिक्यलाल वर्मा के साथ। अब देखिए यहाँ अपनी और ध्यान रखेंगे मित्रों कि जैसे अपना प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष, इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो प्रथम अधिवेशन आयोजित होता है वो 1941 में आयोजित होता है। कहाँ पे होता है, उदयपुर में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, माणिक्यलाल वर्मा करते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की है, माणिक्यलाल वर्मा ने की है। और ये जो प्रथम अधिवेशन है मित्रों, इसमें दो प्रसिद्ध नेता, राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध नेता, प्रजामंडल में मुख्यतः क्या होते थे, स्थानीय नेता ही भाग लेते थे। यहाँ राष्ट्र स्तर के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया है। कौन किस किसने भाग लिया है, एक तो है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, सॉरी सुचेता कृपलानी नहीं है, सुचेता कृपलानी तो क्या है, सुचेता कृपलानी हमारे किसी भी राज्य की सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने वाली महिला है। भारत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री बनी वो सुचेता कृपलानी थी। और सुचेता कृपलानी कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी, वो बनी थी उत्तर प्रदेश की। यहाँ सुचेता कृपलानी नहीं है, यह कृपलानी है। कौन से कृपलानी है, कांग्रेस के प्रमुख नेता है JB कृपलानी। ये JB कृपलानी भाग लेते हैं। और साथ में विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित है मित्रों, ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और विजय लक्ष्मी पंडित बाद में 1952 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का जो 8वां अधिवेशन होता है 1952 में, उसकी अध्यक्षा बनती है। और ये दुनिया की पहली महिला है जो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्षा रही हैं। कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, 6 अंग है, उनमें सबसे प्रमुख अंग है वो महासभा है, उसकी अध्यक्षा कौन रही हैं, विजय लक्ष्मी पंडित रही हैं। किस अधिवेशन की रही हैं, 8वें की रही हैं। कब हुआ था 8वां, 1952 में हुआ था। तो ये भी इन पे क्वेश्चन आते हैं। माणिक्यलाल वर्मा पे क्वेश्चन आते हैं मित्रों। माणिक्यलाल वर्मा प्रारंभ में एक अध्यापक थे और इनका एक अच्छे गायक भी थे।
ये गीत गा गा कर जनता में उत्साह बढ़ते थे। और यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि माणिक्यलाल वर्मा का पंछीड़ा गीत बहुत अधिक प्रसिद्ध है। माणिक्यलाल वर्मा का पंछीड़ा गीत है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ। अब देखिए इनका सीधा उत्तर है जो इसमें सन दिए गए थे 1913 सन दिए गए थे सीधे। और तारीख की बात करें तो तारीख इसके ऑप्शन में नहीं थी। ये 17 नवंबर 1913 को होता है मानगढ़ हत्याकांड। अब देखिए मानगढ़ पर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। मानगढ़ पर अब तक क्वेश्चन पूछे गए। ये मानगढ़ क्या है, एक पहाड़ी है। मानगढ़ में एक पहाड़ी है। ये पूछा जाता है कि पहाड़ी है ये किस जिले में है, तो मानगढ़ पहाड़ी कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। अब यहाँ मित्रों अपने को एक ध्यान रखना है कि एक गुरु गोविंद गिरी हुए हैं और गुरु गोविंद गिरी हैं। ये गुरु गोविंद गिरी 1883 में सिरोही में एक संस्था स्थापित करते हैं आदिवासियों के उत्थान के लिए। आदिवासियों में जो चल रही कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए और उनका जो शोषण हो रहा है शासन वर्ग के द्वारा उसको समाप्त करने के लिए 1883 में इन्होंने एक सभा स्थापित की जिसका नाम था संप सभा। और ये संप सभा कहाँ पर स्थापित हुई है, ये सिरोही में इन्होंने स्थापित की है। संप सभा की स्थापना कहाँ करते हैं, ये संप सभा की स्थापना सिरोही में करते हैं, ये हम ध्यान रखेंगे। अब ये संप सभा है, इसका वार्षिक अधिवेशन हो रहा था कहाँ पर, इसका वार्षिक अधिवेशन हो रहा था मानगढ़ पहाड़ी पर। और वार्षिक अधिवेशन जो हो रहा था ये कब हो रहा था, 17 नवंबर 1913 को हो रहा था। 17 नवंबर 1913 को इस पर पुलिस की गोलीबारी से गुरु गोविंद गिरी इसमें भाग ले रहे थे। गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में हो रहा था। पुलिस गोलीबारी से इस पर 17 नवंबर 1913 को लगभग 1500 लोग मारे गए। पुलिस गोलीबारी से 1500 आदिवासी मारे गए हैं, 1500 लोग मारे गए हैं। इसी को मानगढ़ हत्याकांड कहते हैं। तो मानगढ़ हत्याकांड पे क्या है, कब हुआ, 17 नवंबर 1913 को। मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है, बांसवाड़ा जिले में। मानगढ़ पर कौन सा सम्मेलन हो रहा था, संप सभा का हो रहा था। संप सभा की स्थापना किसने की, तो संप सभा की स्थापना किसने किया है, गुरु गोविंद गिरी ने। कब की, 1883 में। कहाँ पर की, सिरोही में की। और इसका वार्षिक अधिवेशन में यह हत्याकांड हुआ था मित्रों। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। अब राजस्थान उच्च न्यायालय में, ये तो हमारा क्योंकि बीएसटीसी के पेपर से हमने क्वेश्चन लिया है और ये राजस्थान का इसलिए राजस्थान नाम दे दिया। पर अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि सर्वोच्च को सुप्रीम कह देते हैं या इसको उच्चतम कह देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय है। और उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तो अपने को जैसा पता है मित्रों कि सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में है। यानी भारत में न्याय देने वाली सबसे उच्चतम संस्था कौन सी है, सर्वोच्च न्यायालय, और ये दिल्ली में है। उच्च न्यायालय क्या है कि राज्य में होता है। लगभग प्रत्येक राज्य का कोई न कोई उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक राज्य उसका कोई न कोई उच्च न्यायालय है। जैसे राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में स्थापित है। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है, जोधपुर में है। यहाँ मित्रों अपनी नियुक्ति की बात की है तो नियुक्ति में आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। अक्सर क्या होता है कि हम नियुक्तियों में देखते हैं कि राज्य में नियुक्ति होता है वो राज्यपाल करता है मोस्टली, और केंद्र में नियुक्तियां होती हैं वो लगभग राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पर यहाँ ऐसा नहीं है।
यहाँ उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में जो न्यायाधीश हैं और मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए एक बार और सुनिए, इसको अच्छे से ध्यान रखिए कि चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, और चाहे उच्च न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, इनमें सभी तरह के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, इन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसके बाद में जिला और अन्य जो न्यायाधीश है उनकी राज्यों में नियुक्ति होती है, वो राज्यपाल के द्वारा होती है। तो उच्च न्यायालय जहां भी आएगा, सर्वोच्च न्यायालय जहां भी आएगा, वहां न्यायाधीश किसी भी प्रकार का हो, उन सब की नियुक्ति किसके द्वारा होती है मित्रों? राष्ट्रपति के द्वारा होती हैं। ये आप अच्छे से ध्यान रखें। और आज के अपने इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद मित्रों।